हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी विशेष यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषियों को कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण विभाग से सहायक क्रिया के बारे में परिचित कराना चाहती हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सहायक क्रिया के बारे में उचित जानकारी दे देती हूँ। बच्चों, हर एक वाक्य में विशिष्ट अर्थ का बोध कराने के लिए दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। वाक्य का अर्थ पूर्ण करने की जिम्मेदारी जब मुख्य क्रिया नहीं निभा सकती, तब जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होती है वह वाक्य का भाव या अर्थ स्पष्ट करती है। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली क्रिया वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करती है, अर्थात मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को ही सहायक क्रिया कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सोनाबाई की लड़की कथकली पर डांस करने लगी। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं। इन वाक्यों को मैं आपको एक तालिका के द्वारा समझाना चाहूंगी, जिसमें मैंने 3 क्रियाओं को विभाजित किया है। पहली संयुक्त क्रिया, दूसरी मुख्य क्रिया, तीसरी सहायक क्रिया। बच्चों, संयुक्त क्रिया में इसी वाक्य में से करने लगी जो मुख्य क्रिया उसका करना और सहायक क्रिया लगना हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाक्य में दौड़ पड़ी जो कि संयुक्त क्रिया है, उसका मुख्य क्रिया दौड़ना और सहायक क्रिया पढ़ना है। इसी तरह से तीसरे वाक्य का रह गया जिसका मुख्य क्रिया होगा रहना और सहायक क्रिया होगा जाना। बच्चों, पहले वाक्य में करना जो कि मुख्य क्रिया के साथ लगना सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में दौड़ना मुख्य क्रिया के साथ पढ़ना सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से तीसरे वाक्य में रहना मुख्य क्रिया के साथ जाना सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए बच्चों, सहायक क्रिया का स्थान मुख्य क्रिया के बाद यानी अंत में होता है। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के साथ सहायक क्रिया के जुड़ने पर ही वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया होना अनिवार्य है। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगी, जैसे तुझे गौशाला में भर्ती करा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने। उपयुक्त दोनों वाक्यों अपूर्ण अर्थ वाले हैं बच्चों। इन्हें पूर्ण अर्थ बनाने के लिए नीचे के अनुसार सहायक क्रिया जुड़ी होनी चाहिए, जैसे तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। बच्चों, इन दोनों ही वाक्यों में आई हुई क्रिया मुख्य है और जुड़ने वाली सहायक है, क्योंकि इनके जुड़ने से ही पूरा अर्थ निकलता है। बच्चों, सहायक क्रिया संबंधी आपको 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, वाक्यों में सहायक क्रिया चुनना। दूसरा, दी हुई मूल क्रियाओं का वाक्यों में सहायक क्रियाओं की तरह प्रयोग करना। वाक्य में सहायक क्रिया चुनना अत्यंत आसान है, जो हमने ऊपर देख लिया, पर मूल क्रिया को वाक्य में सहायक क्रिया की तरह प्रयुक्त करना बिना अभ्यास के जरा कठिन होता है। इसलिए नीचे दी गई विधि द्वारा यह आपको सहायक सिद्ध होगी। ध्यान दीजिए, जैसे मूल क्रिया में होने वाला ना धातु
को हटा दिया जाए तो बची हुई क्रिया को भूतकाल या भविष्यकाल में बदल सकते हैं, उसे मुख्य क्रिया के साथ जोड़ देने पर। बच्चों, जैसे यहाँ पर सकना यह एक मूल क्रिया है। यदि ना धातु हटा दिया जाए तो सक क्रिया बचेगी। अब इसे भूतकाल या भविष्यकाल में बदलिए। जैसे सक का हमने भूतकाल करेंगे तो सका हो जाएगा। इसी तरह से भविष्यकाल में सकेगा, सकूंगा, सकेंगे, सकोगी और सकोगे जैसे शब्द बनते हैं। फिर इन रूपों का मुख्य क्रिया के अंत में प्रयोग कीजिए तो उसके दो रूप बनेंगे। उदाहरण द्वारा आपको समझा दूं, जैसे कर सका और कर सकेगा। अब अपने पसंद के वाक्य में इनका प्रयोग कीजिए। जैसे मैं आपकी मदद नहीं कर सका, इसी तरह से मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। बच्चों, दो क्रियाओं के बीच मुख्य व सहायक अन्य शब्द नहीं आना चाहिए, पर दोनों के बीच निषेध शब्द, जिसे नहीं, न तथा मत, इसे ही निषेध कहा जाता है, जो रखा जा सकता है। जैसे गरीबी या बेकारी की समस्या हल कर नहीं सकते हैं, बहू उसको हाथ लगा न सकी, इस तरह से। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।